चलिए आज रेडॉक्स रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। देखो टोटल हम लोग को 4 टाइप्स पढ़ने हैं। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी 2-4 टाइप्स हैं। उसके बाद है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? हम लोग बचपन से क्या 10th क्लास से जान रहे हैं कि रिएक्टेंट में कुछ रिएक्टेंट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, वो दोनों कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट में एक सिंगल एलिमेंट का एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो वो आपका क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, H2 प्लस O2 H2O, है कि नहीं? उसी तरह से अगर कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन CaO, सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O, है कि नहीं? तो सारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि एक साथ कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम और क्लोरीन का रिएक्शन हो गया तो AlCl3, ठीक है। ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन करते हैं Al और O2 का, तो क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ये जो Al2O3 होता है ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है। किसका नेचर होता है? एम्फोटेरिक नेचर होता है, यानी दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को ये शो करता है। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हो गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें रिएक्टेंट साइड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चाहे हीट के द्वारा कैसे भी कंबाइन कर रहे हैं और सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट साइड। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Mg3 प्लस N2, Mg3 प्लस N2, यह 3Mg, सॉरी 3Mg प्लस N2, तो यहाँ पे बन गया आपका Mg3N2। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक, ये आपका जो रिएक्शन दिया है एनसीईआरटी बुक में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकालेंगे तो उसमें ये वाला एग्जांपल दिया है, उसके नीचे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। वो एग्जांपल है CH4 है, हाँ, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। तो ये वाला जो आपका रिएक्शन गिवन है ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। एनसीईआरटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दिया हुआ है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये आपका कंबशन रिएक्शन है। इसको सही कर लेना, अगर वहां पे हो सके तो उस रिएक्शन के नीचे अंडरलाइन करके लिख देना कि ये आपका एक कंबशन रिएक्शन है। ये क्या है? कंबशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अब अगला देखते हैं डिकम्पोजिशन। अभी बताएं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो नेचर होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, यानी उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जुट के एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है, यानी एक सिंगल कंपाउंड या तो हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से या थर्मल एक्सपेंशन किसी भी कारण से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था A प्लस बी, तो वो AB, ये क्या था आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाएगा AB इज इक्वल टू A प्लस बी, जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसमें रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक जिसमें लाइट एज अ सोर्स हो, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स, और थर्मल यानी जिसमें हीट एज अ सोर्स हो। जैसे ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये क्या है? आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए एग्जांपल है। थर्मल डिकम्पोजिशन, क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन है? क्योंकि इन सारे को ब्रेक डाउन करने में आपका हीट का यूज हुआ है। इन सारे को ब्रेक डाउन करने में किसका यूज हुआ है? हीट का। तो ये सारे के सारे आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हो गए। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि इसमें
एक से ज्यादा कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि सिंगल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका नेचर क्या होता है, इंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन का एक्सोथर्मिक होता है तो डिकम्पोजिशन का इंडोथर्मिक। अब जैसे एक और हम देखते हैं, जैसे NaHC होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में, और भी एग्जांपल होगा इसका, जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कि अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें हीट के रिस्पेक्ट में, तो Na2CO3 H2O और CO2 का फॉर्मेशन होता है। समझ में बात है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करें CaCO3 को, तो ये आपका ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं, और CO2 जिसमें ये क्या हो गया आपका क्विकलाइन, यानी जो चूना पत्थर होता है ना, चूना का पाउडर। उसके बाद जब लीड नाइट्रेट को, हाँ, जब लीड नाइट्रेट को यानी PbNO3 लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं, यानी उस पे जब लाइट पड़ता है, हीट पड़ता है, तो उस केस में वो आपका क्या हो जाता है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन सारे के फॉर्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जिसमें ये जो लीड नाइट्रेट होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जब ये हीट करके थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो लीड ऑक्साइड बनता है जो कि येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है रेड ब्राउन कलर का, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउनिश कलर होता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और में आ जाएगा फेरस सल्फेट। ये सारे के सारे एग्जांपल हम लोग 10th में पढ़े भी होंगे। फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट करते हैं, फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्राउन। ये ब्राउन कलर का फेरस सल्फेट है, जिसको जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, यानी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो तरह के गैसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये सारे के सारे रिएक्शन याद होने चाहिए। ये सारे के सारे रिएक्शन का किसका एग्जांपल में आ गया, तो थर्मल डिकम्पोजिशन के, यानी हीट के कारण जो अलग होते हैं। इन सारे में क्या हो रहा है, हीट लग रहा है। ये जो साइन है, सिंबल है, ये किसका होता है, हीट का। और इन सारे का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, इंडोथर्मिक, यानी इसमें हीट एनर्जी की मदद से कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे आपका यहाँ कर दे Al2CO3 का होल ट्वाइस, Al2CO3 का होल सॉरी थ्राइस होगा, ट्वाइस नहीं। अब ये आपका एक क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो जब इसको हम लोग हीट दिए, जब इसको क्या किए, हीट दिए, तो ये क्या हुआ, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो कंपाउंड में क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया, जिसमें ये जो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, और ये आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था। ये क्या था, आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, जिसको कि हम लोग हीट दिए, थर्मल डिकम्पोजिशन किए, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए भी थर्मल डिकम्पोजिशन का हम लोग यूज करते हैं। अगला है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो, इसमें सोर्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपका सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इसमें अलग किया जाता है। अब जैसे 2H2, देखो ये आपका हीट में भी था, याद करो, ये आपका हीट में भी था। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ये जो 2H2O 2H2 प्लस O2, अब ये आपका एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में भी आता है और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में भी आता है। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन लिखना हो जो कि दोनों से ब्रेक डाउन हो, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक, आप ये वाला लिख सकते हैं कि वाटर को जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो वो थर्मली भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन और क्लोरीन में रिजॉल्व किया जाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को H2 और ब्रोमीन में। फिर यहाँ से देखो,
अब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसमें से एसिड है तो उसमें से H प्लस आयन क्या होता है बाहर हो जाता है और NO3 निगेटिव आयन क्या होता है अलग हो जाता है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में 2H प्लस आयन हट जाता है और SO4 2 माइनस आयन हट जाता है। H3PO4 में यानी उसमें 3H प्लस आयन क्या होता है हट जाता है और PO4 3 माइनस आयन क्या होता है हट जाता है। इन सारे में इलेक्ट्रिक करंट देके आयंस अलग हो गए हैं, यानी कि ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और उनमें जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिए तो इनके आयंस क्या हुए, इनके एक्वा सोल्यूशन में रिजॉल्व कर गए, यानी उसके एक्वा सोल्यूशन में डिजॉल्व कर गए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपका सोर्स होते हैं फोटोन्स। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इसमें आपका सोर्स होता है क्या, फोटोन। फोटोन यानी कि जो लाइट्स होते हैं वही आपके इसमें क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। अब जैसे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यानी H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम लोग डार्क बॉटल में क्या करते हैं, केप्ट करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये सनलाइट के या लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वाटर और ऑक्सीजन में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर और ऑक्सीजन में क्या होगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग एक डार्क बॉटल में रखते हैं। सिमिलरली जो सिल्वर क्लोराइड है, व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो सिल्वर यानी ग्रे कलर और क्लोरीन यानी येलोइश ग्रीन कलर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का होता है, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं सनलाइट के रिप्रेजेंट में तो सिल्वर यानी ग्रे कलर अलग होता है और ब्राउन यानी जो ब्रोमीन होता है वो रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स वेपर के फॉर्म में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाता है। इसका यूज जो है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का है, इसका यूज हम लोग ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, अगर याद हो तो। इसका यूज हम लोग ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।